बेंगलुरु में 11 अगस्त 2020 को पेश आए तशद्दुद के मामले में एनआईए ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक तशद्दुद में पीएफआई और एसडीपीआई के लीडर शामिल है। कल 247 मुलजमीन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल की गई है, जिसमें 47 अफराद का ताल्लुक एसडीपीआई और पीएफआई से है। इस चार्जशीट पर एसडीपीआई के रियासती जनरल सेक्रेटरी अफसर कडलीपेट ने कहा कि एनआईए ने आरएसएस के इशारे पर काम किया है। बेंगलुरु तशद्दुद के मामले में एनआईए ने जो चार्जशीट फाइल की है ये एक्सपेक्टेड है। ये नथिंग बट आरएसएस फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट है। जब कर्नाटक में एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी, इनके दांतों में एसडीपीआई का नाम था, हाथों में ब्लैंक पेपर और पेन को देकर इनको भेजा गया था। हालांकि बेंगलुरु के तशद्दुद के मामले में चार्जशीट में यह बताया जा रहा है, नवीन ने जो तौहीन कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर पोस्ट किया था, यह एसडीपी वालों को पहले से ही पता था। क्या एसडीपी वाले एलियंस हैं, दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं या दूसरे लोग से आए हुए लोग हैं? कैसे पता चल जाएगा? तो ये पूरी जो चार्जशीट है ये प्री प्लान्ड है और प्रेजुडिस होकर इसको किया गया है। दिल्ली के राइट्स में भी यही हुआ था। वहां की जो आरएसएस फैक्ट फाउंडिंग रिपोर्ट थी उसको ही कॉपी पेस्ट किया गया था। तो उसकी ही एक अगली कड़ी बेंगलुरु की ये एनआईए की चार्जशीट की रिपोर्ट है। और यहां तक इन्होंने एक बात इसमें चूक गए हैं कि नवीन को एसडीपीआई का कैडर या लीडर बताने से ये भूल गए हैं। हालांकि एनआईए की चार्जशीट में ये वन जिसे इन्हों बता रहे हैं, ना तो वो बंदा एसडीपीआई का कोई कैडर है ना तो कोई लीडर है। तो वैसे लोग को एसडीपीआई के फ्रेम करते हुए एसडीपीआई के नाम को ब्लेम करने की ये साजिश है। एनआईए आरएसएस और बीजेपी के लीडर्सों की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर ये चार्जशीट को फाइल की है। अभी पूरी चार्जशीट हमारे हाथ नहीं आई है। जब चार्जशीट हमारे हाथ आ जाएगी इसको थरोली हम स्टडी करेंगे और इसके खिलाफ हम कानून कोर्ट के दायरे में इसकी लड़ाई लड़ेंगे। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बजट पेश किया, लेकिन अफसोस इस बार भी गहलोत के पिटारे में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं था। इस बार अक़लियतों के लिए ना ही किसी नए मंसूबे का ऐलान किया गया और ना ही किसी स्कीम को मजबूत देने का वादा किया गया। गहलोत के बजट स्पीच में मदरसा लफ्ज़ नदारद रहा। न वक्फ जायदादों की हिफाजत की बात हुई, न कब्रिस्तानों की हिफाजत की। हज हाउस को भी बजट में जगह नहीं दी गई। उर्दू स्कूलों और मदरसा असातिज़ा के एहतजाज पर अक़लियती वज़ीर के वादों की इस बजट में कलई खुल गई। एमएसडीपी स्कीम के तहत पहले से जारी काम को बजट में जारी रखने की बात कही गई, जिनमें 8 हॉस्टल, 3 रेजिडेंशियल स्कूल, 3 अक़लियती गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल और 3 बच्चों के हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 17 सेहत मराकज़ भी कायम किए जाने की बात की गई है। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस भी बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों की तरह अक़लियतों को नजरअंदाज कर रही है तो गलत नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा के अंदर 2021 और 22 का जो बजट पेश किया है, इस बजट के अंदर मदरसा तालीम और उर्दू तालीम के साथ में अक़लियत के हवाले से मुसलमानों के जितने भी जो सूबे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे हज कमेटी हो, वक्फ विकास परिषद हो या अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम हो, तालीमी क्षेत्र में देखा जाए तो मुसलमानों के साथ चुनाव घोषणा पत्र के वादों के मुताबिक मदरसा पैराडाइज को नियमित करने के ऊपर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ तक कि मदरसा पैराडाइज का जो ऑनरेरियम मानदेय है वो 7,000 से 9,000 रुपये मिल रहा है, उसको भी बढ़ाया गया है। और मदरसा पैराडाइज की जो वार्षिक मानदेय वृद्धि हो रही थी 400 रुपये की, उसको बढ़ाकर के 1,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की उम्मीद लगा रखी थी, उसको भी मुख्यमंत्री जी ने बहाल नहीं किया गया है। ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर उर्दू तालीम जो दम तोड़ रही है, उर्दू टीचर्स के ग्रेड 3rd, 2nd और 1st ग्रेड के पदों की तकरीबी का ऐलान नहीं किया गया है। दर्जा 1 से 5 तक की जो सूबे की राजस्थान की सरकारी स्कूल से उर्दू तालीम को खत्म कर दिया गया है, उसको बहाल पर भी किसी तरह का बजट घोषणा में जिक्र नहीं किया है। ऐसे में राज्य के जो बजट पेश किया गया मुख्यमंत्री ने, मुसलमानों की अनदेखी की गई है। हम लोग पूरे राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ और राजस्थान मदरसा शिक्षा सहयोगी संघ के साथ में जितने भी मुस्लिम समाज के मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनके साथ मिलकर के कल 25 फरवरी को शाम को 4 बजे ईदगाह रोड के ऊपर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा।
दूसरी जानिब बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों को अक़लियतों से मुतल्लिक़ राय मशवरे देने के बजाय राजस्थान बीजेपी गहलोत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने की बात कर रही है। माइनॉरिटी से बिल्कुल एक तरीके से वादा खिलाफी करी है। 2021 और 22 के बजट में उन्होंने ना तो मदरसों को कुछ दिया है, ना अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अलग से उन्होंने कुछ जिक्र किया है। वक्फ बोर्ड के लिए उन्होंने बजट में कोई घोषणा नहीं करी है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए थे मदरसा पैरा टीचर्स को लेके, उनको भी बिल्कुल उन्होंने दरकिनार किया है। अपने आप को मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा हितैषी और खैरख्वाह कहने वाले अशोक गहलोत जी का एक ही नया चेहरा सामने आ रहा है, जो बार बार वो दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं माइनॉरिटी को अब साथ लेकर चलने वाला नहीं हूँ, वो हमारे हितों के काम करने वाले नहीं हैं। हैदराबाद पुलिस ने मौलाना अली कादरी को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से कैंसर के मरीज को फंड दिलाने के बहाने मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए हड़प लेने और धोखाधड़ी के इल्जाम में काजीपुरा से गिरफ्तार किया है। बाद में अली कादरी को नामपली कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे अदालती तहवील में दे दिया है। अली कादरी को चिंचलकोड़ा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बहादुरपुरा के रहने वाले कैंसर के मरीज मोहम्मद जलीलुद्दीन कदीर सिद्दीकी को इलाज के लिए रकम की जरूरत थी। उन्होंने इलाज में मदद के लिए मौलाना अली कादरी से राब्ता किया। अली कादरी ने नवंबर 2020 में रकम हासिल करते हुए उनकी तिब्बी रिपोर्ट्स, आधार कार्ड और दीगर दस्तावेजात भी हासिल किए और सीएम रिलीफ फंड्स दिलाने का वादा किया, लेकिन फंड की इजराई के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस बंजारा हिल्स ने मौलाना अली कादरी के खिलाफ 0 FIR दर्ज करके केस को चार मीनार पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया था। कल AIMIM ने कोलकाता में पहला सियासी जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया है, लेकिन MIM के जलसे के लिए कोलकाता पुलिस ने इजाजत नहीं दी है। पुलिस के मुताबिक शहर के मटिया ब्रिज इलाके में जलसे के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को संभालना मुश्किल है। MIM के लीडर जमीरुल हसन ने पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दिए जाने के फैसले को अफसोसनाक बताते हुए हुकूमत पर MIM के लीडरान को हरासा करने का इल्जाम लगाया है। साथ ही अपना जलसा कल मुनक्किद करने का ऐलान किया है। देखिए, परमिशन अभी तक हमें उम्मीद है कि मिल जाएगा और बातचीत चल रहा प्रशासन से, और अगर नहीं देगा तो हमारा हक है जलसा करने का। दूसरी पार्टियां कर रही, हम भी करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जबरदस्ती करेंगे बगैर परमिशन का। लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम आएगा, इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों पर होगी, क्योंकि ये पुलिस का टोटली पार्शियलिटी है। दूसरे पार्टियों को करने दे रहे, अगर MIM करता है तो सबको पेट में दर्द क्यों होता है? हमारे वर्कर ऑलरेडी चारों तरफ से बंगाल से निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, आएंगे, साइट पे सब जाएंगे। फिर जैसा सिचुएशन होगा उसकी जिम्मेदारी टोटली कलकत्ता पुलिस के ऊपर होगा। कुछ ऐसी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरा का पूरा कलकत्ता पुलिस के ऊपर और यहाँ के प्रशासन के ऊपर और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी होगी। गुजरात के बल्दियाती इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना खाता खोला है। अहमदाबाद के कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। इस कामयाबी की खुशी में आज नांदेड़ में सईद मोइन के दफ्तर के सामने मजलिसी कारकुनान ने जश्न का एहतमाम किया। कसीर तादाद में मजलिसी कारकुनान सईद मोइन के दफ्तर पर पहुंचे। यहां उन्होंने जमकर आतिशबाजी की, ढोल ताशे बजाए, साथ ही अपने साथियों में मिठाइयां तकसीम करके जीत का जश्न मनाया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गुजरात में बेहतरीन कामयाबी हुई है, जिसमें 8 सीट जो तो विन हुआ है। जबलपुर और अपने मलकपुर, ये 2 एरिया से जो तो 4-4 का पैनल निकला है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन नवी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इन तमाम की मेहनतें और इन तमाम कायदीन की जो दूरअंदेशी थी, जो वहाँ पे सीटें लड़ाए थे, इस बिना पर जो तो वहाँ पे सीटें आई हैं। मुंबई के काला घोड़ा में इस्राइली साबिक वज़ीर-ए-आज़म शिमोन पेरेस के नाम से चौक को मंसूब करने के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। आज एक वफ्द कांग्रेस लीडर आरिफ नसीम खान के हमरा इकबाल सिंह चहल से मिला और चौक का नाम इसराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम से मंसूब करने की सख्त मुखालफत की। इकबाल सिंह चहल म्युनिसिपल कमिश्नर ने इस मामले का नोटिस लेते हुए इस पूरे मामले पर दोबारा गौर खौज करने और मामले की नौयत समझकर चौक का नाम हटाने का यकीन वफ्द को दिलाया। इस वफ्द में रजा अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी सईद नूरी और साबिक अक़लियती उमूर के वजीर मोहम्मद आरिफ नसीम खान मौजूद थे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
एमडीएच किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज़ 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वैक्सीनेशन के सेकेंड फेज में यकम मार्च से ऐसे शहरी जिनकी उम्र 60 साल या उसके ऊपर है उन्हें कोरोना वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने मजीद कहा कि इस फेज में ऐसे शहरी जिनकी उम्र 45 साल या उसके ऊपर है और वो डायबिटीज या दीगर किडनी की बीमारियों में मुब्तला है, उन्हें भी वैक्सीन दिया जाएगा। 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से, सोमवार से 60 से ज़्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे सभी लोगों को, और 45 से ज़्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है, कोई ना कोई दूसरी बीमारी है, ऐसे 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा। 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज़्यादा प्राइवेट केंद्रों पर, हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। दिल्ली हुकूमत ने भी महाराष्ट्र और पंजाब में कोरोना के मामलों में इजाफे के बाद एहतियाती इक़दामात उठाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली हुकूमत ने अब महाराष्ट्र और पंजाब से आने वाले सभी मुसाफिरीन के लिए RT-PCR जांच को लाजमी कर दिया है। दिल्ली के महकमे सेहत के ज़राए के मुताबिक अगर किसी मुसाफिर के पास 2 रोज़ पुरानी RT-PCR रिपोर्ट होगी तो वो भी काबिल कबूल होगी। वहीं रेलवे और एयरपोर्ट पर रैंडम जांच की जाएगी। अगर इन रियासतों के मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें 14 दिन के क्वारंटीन किया जाएगा। के मामले कम आ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। और केंद्र सरकार ने इसी को देखते हुए उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है, उन्हें हिदायत दी है कि कोविड से निपटने के लिए जो उचित प्रबंध है उनकी तरफ से किए जाएं। साथ ही वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से टीम्स भी भेजी गई है। और ऐसे में दिल्ली सरकार ने तय किया है कि जिस तरीके से अन्य राज्यों के लोग दिल्ली में आते हैं,
महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब से आने वाले जो यात्री दिल्ली में आते हैं, यानी कि जो लोग दिल्ली में आते हैं, अब उन्हें आने से पहले अपना RT-PCR टेस्ट कराना होगा और RT-PCR टेस्ट जब नेगेटिव होगा उसके बाद ही उन्हें दिल्ली में प्रवेश मिल सकेगा। इस तरीके की तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही हैं। हालांकि ये टेस्ट उन लोगों को कराना होगा जो बाय एयर आएंगे या फिर बस से आएंगे या फिर ट्रेन से आएंगे, उनके लिए ये अनिवार्य होगा। और इसके साथ ही जो लोग अपनी गाड़ियों से अन्य राज्यों से यहाँ आने वाले हैं, उनके लिए फिलहाल अभी इस तरीके की कोई टेस्टिंग की प्रक्रिया के बारे में नहीं कहा गया है और दिल्ली सरकार सिर्फ इस तरीके की तैयारियां कर रही है। अब ये देखना होगा कि इसकी औपचारिक घोषणा कब तक होती है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। औरंगाबाद शहर में रात का कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। ये कर्फ्यू 2 हफ्तों तक जारी रहेगा, लेकिन अवामी मकामात पर कोरोना को लेकर जैसी बेदारी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिल रही। अवामी मकामात पर हुजूम में कोई कमी नहीं है और ना ही जिस्मानी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना वबा के ताल्लुक से अवामी हक़ों में मिले जुले तासुरात देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हुकूमत की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि कोरोना गाइडलाइन पर सख्ती से अमल किया जाएगा और मुखालफत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रात को 11 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। इसका आदेश निकाला गया है। इसमें जो अत्यावश्यक यानी इसेंशियल सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, इनको छूट दी गई है, लेकिन बिना वजह लोग सड़कों पर ना घूमें, ऐसी हम सभी से अपील कर रहे हैं। रात का लगा हुआ बात अलग है, दिन का लगना नहीं। सब लोग मजदूर लोग हैं, कमाने खाने वाले जितनी भी गाड़ियाँ लॉकडाउन लगा, ये उनकी मनमानी चलाएंगे तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुकूमत को सोशल डिस्टेंसिंग की पाबंदी करनी है और कर्फ्यू लगाना ही है तो दिन के मौके पर लगाए। ऐसे पब्लिक मकामात पर पाबंदी लगाए जहां हुजूम ज़्यादा होते हैं और कोरोना मैन टू मैन टारगेट करता है। हुकूमत इस तरफ तो कोई ध्यान नहीं देती और उल्टे एहतियाती तदाबीर के नाम पर जो कदम उठा रही है उसका खमियाजा सरासर आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। अगर पब्लिक नहीं सुनेंगी तो फिर गवर्नमेंट को तो डे का कर्फ्यू लगाना ही पड़ेगा ना, लेकिन लगा तो उसके लिए हम खुद जिम्मेदार है। डे का कर्फ्यू लगा अगर तो जनता जिम्मेदार है उसके लिए, क्योंकि जनता अगर ऑर्डर फॉलो करेंगी, सहन से मास्क लगाएंगी, सैनिटाइजर यूज़ करेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगी, तो कर्फ्यू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। महाराष्ट्र में उर्दू के सबसे ज्यादा स्कूल है। उर्दू जबान दिलों को जोड़ती है, ऐसा इजहार ख्याल महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र ओहाड ने शोलापुर के मारूफ शायर आसिफ इकबाल के शायरी मजमूए नया आसमान की रस्म इजरा के मौके पर पेश किया। ये तकरीब मुमरा के असदुल्ला खान स्कूल में मुनक्किद की गई, जिसमें मुमरा, मुंबई, भिवंडी और मजाफात के शहरों से कई शोरा और उद्बा ने शिरकत की। कि भारत के सल्तनत में, उनके आर्मी में सभी प्रांतों के लोग थे और अलग अलग भाषा बोलते थे। जैसे एक शब्द है दानेश्वर, उसका सीधा सीधा संबंध आता है ज्ञानेश्वर से, और ज्ञानेश्वर की इतनी बुद्धि, इतनी अक्ल शायरी किसी को। बशीर बद्र की शायरी से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, बल्कि बशीर बद्र साहब का, निदा फाजली साहब का और गालिब इकबाल वगैरह का बहुत सारा कलाम मुझे अजबर था। उसमें बशीर बद्र साहब की शायरी ने बहुत अपील की और आपके मजमूए कलाम का नाम आसमान है और जहन में उस निस्बत से हमेशा कुछ नया करने की, नया तख्लीक करने की जुस्तजू थी। इसी से आसमान के बाद एक नया आसमान, इस तरह से जहन में ये नाम आ गया। और मैंने मजमूए पर एक शेर भी लिखा है कि बड़ी सख्त वादी इश्क थी, एक कता मैंने लिखा है, बड़ी सख्त वादी इश्क थी, मैंने रास्ता तो बना दिया, ये करम किसी की दुआ का है, दिया आंधियों में जला दिया। न था और कोई भी रहनुमा था, बस एक अज़्म ही हम सफ़र, न था और कोई भी रहनुमा था, शौक़ बस एक हम सफ़र, मेरे अज़्म ने मुझे आखिर में आसमां से मिला दिया। बेंगलुरु के दौरे पर आए बीजेपी के सीनियर लीडर सईद शाहनवाज हुसैन से मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की। बिहार की काबीना में वजीर बनने पर सईद शाहनवाज हुसैन को तहनीत पेश की गई। अलामीन एजुकेशन सोसाइटी, मिनहाजुल कुरान और दीगर तंजीमों के नुमाइंदों ने कर्नाटक में अक़लियतों को दरपेश मसाइल और अक़लियतों के मुतालबात को शाहनवाज हुसैन के सामने रखा।
ये दरख्वास्त की है कि जो है कर्नाटक स्टेट की असेंबली में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है। कैबिनेट में एक मिनिस्टर की नुमाइंदगी की हम रिक्वेस्ट की है। इसी तरह कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा एक मेंबर हर बार रहता था, इस बार मेंबरशिप नहीं है। कोई माइनॉरिटी के लिए जो ग्रांट देना है उसके सिलसिले में मालूमात किए, और उसके बाद में जो यहाँ पर जो है गौकशी का मामला है उसके बारे में भी मालूमात हुआ आज। तो उन्होंने हर चीज़ का भी जो है तहे दिल से उन्होंने हर चीज़ का भी जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत का नारा मुल्क की मईशत के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और ITC के जरिए पेश करदा इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए मुल्क भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो खुद इन्हिसारी की बेहतरीन मिसाल है। नए ख्यालात और कामयाबियों की ऐसी कहानियां जो दरअसल बताती हैं कि हम एक मुल्क की शक्ल में क्या पहचान रखते हैं। ऐसी कहानियों में से एक कहानी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को 1 अप्रैल 1968 को टाटा सन्स के एक डिवीजन के रूप में लॉन्च किया गया था। एक स्टार्टअप के रूप में जो शुरुआत हुई वह आज भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी और दुनिया भर में सबसे भरोसेमंद IT सर्विसेज ब्रांड में बदल गई है। लगभग $170 बिलियन के मार्केट कैप के साथ TCS हमेशा से देश के डिजिटल इंडिया के सपने का एक अहम हिस्सा रहा है। Right from building the core application for the stock exchange in early 90s to building the state-of-the-art, adaptable, resilient digital backbone of today, we have always been a part of what I call Build India, Sustain India, and now Digital India. TCS के फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क ने भारत के लाखों नागरिकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचा दी है। पासपोर्ट सेवा केंद्र प्रोजेक्ट जैसी पहल के साथ सार्वजनिक सेवाओं को सशक्त बनाकर TCS भारत की डिजिटलीकरण की कहानी में हमेशा प्रमुख किरदार रहा है। It used to take months to get your passport delivered, right? And the way TCS approached the whole program was to make sure that we are looking at the entire process value chain and reimagining those processes to make sure those processes are efficient. TCS स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। हमारी खास पेशकश स्वाभिमान भारत में देखिए TCS की पूरी कहानी। नाज़रीन, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने लाया जा रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़ी PV सिंधु इन बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंची। 27 फरवरी शाम को देखना न भूलें बायजूस यंग जीनियस। मैं इन्हें क्वीन ऑफ बैडमिंटन मानता हूं, PV सिंधु। देखिए I hope he got surprised. Yeah. जब मैं बैडमिंटन शुरू किया था ऐसा नहीं था कि I will become a world number one. But the only thing is we have to believe in ourselves. Yeah. I think that is the only thing I wish and I hope and I do the same thing. And I wish that you do the same thing. And at the age of 10 you've achieved a lot and now you're achieving a lot more, and I'm sure that you will get many more medals for the country. And I would wish you all the very best, and I believe that you can do it. नाजरीन, खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।